प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद स्वाध्याय प्रारंभ होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहूणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। पढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र आप सभी को। तत्वार्थ सूत्र जी की इस कक्षा में आज हम तीसरे अध्याय का जो स्वाध्याय करने जा रहे हैं, उसमें आज हम जानेंगे कि कितनी पूरे अढ़ाई द्वीप में कितनी भोग भूमियां हैं, साथ ही साथ में कर्म भूमियां जो हैं उनके भेद कितने हैं और मनुष्यों की स्थिति क्या है उसके बारे में जानेंगे। और इसी के साथ हमारा तीसरा अध्याय आज संपूर्ण हो जाएगा। तो देर ना करते हुए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ में। ये लीजिए। हम आ चुके हैं। सूत्र नंबर कल हमने जो पढ़ा था वह 35वें नंबर का और 36वें नंबर का सूत्र हमने पढ़ा था। सूत्र था प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः। मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले तक मनुष्य लोग है, मनुष्य पाए जाते हैं। फिर प्रश्न आया था कि मनुष्य जो है वो मनुष्य भी कितने प्रकार के हैं, तो उत्तर मिला था 36वें नंबर के सूत्र में आर्या म्लेच्छाश्च। आर्या मतलब आर्य और म्लेच्छाश्च मतलब और म्लेच्छ। तो आर्य और म्लेच्छ ये दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। आर्य में भी बताया था रिद्धिधारी और रिद्धि रहित दो प्रकार के आर्य होते हैं। तो ये तो आर्यों के भेद हैं। उसमें भी फिर क्षेत्र, जाति, कर्म इस प्रकार से भेद होकर के 5 भेद बनते हैं। तो 5 प्रकार के वो हो जाते हैं आर्य। तो उसके बाद में फिर आता है जो म्लेच्छ है, म्लेच्छ के बारे में वर्णन आता है। तो म्लेच्छ कैसे हैं, म्लेच्छों के भेद क्या हैं। तो हमने जाना था कि म्लेच्छ वो होते हैं जो आचार विचार से रहित होते हैं, जिन्हें आर्य संस्कृति का ज्ञान नहीं होता है और जो कर्म का कोई विवेक नहीं रखते हैं, भ्रष्ट आचरण वाले होते हैं, वो कहलाते हैं म्लेच्छ। उन्हीं म्लेच्छों में जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं उनके 2 भेद बताए हैं। तो वो भेद कौन कौन से हैं, तो कहा अंतर्द्वीपज और कर्म भूमिज। तो एक तो कर्म भूमि में उत्पन्न हुए, जैसे हमारे आर्यखंड के चारों तरफ 5 जो भरत क्षेत्र में जो 5 म्लेच्छ खंड हैं, तो उन म्लेच्छ खंडों में जो म्लेच्छ रहते हैं, म्लेच्छ मनुष्य रहते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे कर्म भूमिज म्लेच्छ। अब फिर प्रश्न आता है कि उसके बाद फिर अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कौन है, तो कहा कि द्वीप जो द्वीप है, द्वीप के जो द्वीप से तात्पर्य है जो समुद्र है,
लवण समुद्र हुआ, कालोदधी समुद्र हुआ, इनके बीच में कुछ टापू बने हुए हैं, द्वीप बने हुए हैं समुद्र के भीतर। तो उनमें जो निवास करने वाले कुभोग भूमिया जो मनुष्य हैं, उनको ही अंतर्द्वीपज मिलेच्छिक कहा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिलेच्छ के दो भेद हैं और आर्य के दो भेद हैं। अब आर्य और मिलेच्छ के बारे में जानने के बाद अब कर्म भूमियों की संख्या कितनी है, तो उसके बारे में 37वें नंबर का जो सूत्र है वो बताते हैं। 37वें नंबर का जो सूत्र है ये भी हमने कल पढ़ा था, आपको याद होगा। सूत्र नंबर 37, भर्तैरावद विदेहा कर्म भूमयो अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। इसका मतलब है कि भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में कर्म भूमियां हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र में देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़ करके कर्म भूमि है। मतलब देवकुरु और उत्तर कुरु में कर्म भूमियां नहीं है। विदेह क्षेत्र का जो हिस्सा है उसमें देवकुरु और उत्तर कुरु दो कुरु क्षेत्र आते हैं। तो ऊपर वाला है जो है उसको कहते हैं उत्तर कुरु, और नीचे वाला जो है उसको कहते हैं देवकुरु। तो देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़ करके पूरे विदेह क्षेत्र में और भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में कर्म भूमियां हैं। ये तो हमें बतला दिया है इन्होंने। अब इस प्रकार से देखेंगे तो हमारे जो जम्बू द्वीप है उसमें 3 कर्म भूमियां हो जाती हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद में फिर धातकी खंड जो द्वीप है, अढ़ाई द्वीप का दूसरे नंबर का जो द्वीप है वो है धातकी खंड द्वीप। तो धातकी खंड जो द्वीप है उसमें सब कुछ 2-2 हैं, मतलब जो कुछ जम्बू द्वीप में है उससे डबल डबल धातकी खंड में है और डबल डबल पुष्करार्ध में है। तो धातकी खंड में देखेंगे तो 3 का दुगना हो गया 6, तो 6 कर्म भूमियां होंगी धातकी खंड में। उसके बाद में फिर प्रश्न आता है कि पुष्करार्ध द्वीप में क्या है, आधे पुष्कर में क्या है। तो वो उसका भी उत्तर यही है कि जितना धातकी खंड में है उतना ही सब कुछ पुष्करार्ध में भी है। तो जैसे यहाँ पर 2 भरत क्षेत्र हैं धातकी खंड में, तो 2 भरत क्षेत्र पुष्करार्ध में भी है। इससे पता चल गया हमें कि 6 कर्म भूमियां धातकी खंड में है, तो 6 ही कर्म भूमियां होंगी पुष्करार्ध में। तो पुष्करार्ध की 6 और धातकी खंड की 6 कुल मिलाकर के 12 और 3 जम्बू द्वीप की, तो हो गई 12 और 3 15। तो कुल 15 कर्म भूमियां यहाँ पर अढ़ाई द्वीप में हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब समझ लेते हैं भोग भूमियां कितनी हैं। कितनी भोग भूमियां हैं इस संपूर्ण जो कि हमारा मध्यलोक है, अढ़ाई द्वीप है, इस अढ़ाई द्वीप में कितनी कर्म भूमियां, सॉरी कितनी भोग भूमियां हैं, क्योंकि कर्म भूमियां तो है 15 है ढाई द्वीप में। अब हम जान लेते हैं कि कितनी भोग भूमियां हैं। तो आपको मैं चित्र और नक्शे के माध्यम से आपको बताता हूं। तो ये देखिए नक्शा आ गया है हमारे स्क्रीन पर, देखिएगा। जैसे ये जो बीच में आप देख रहे थे ये था जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बाद ये आ गया हमारा लवण समुद्र। लवण समुद्र के बाद फिर आ गया हमारा क्या आया, धातकी खंड द्वीप। ये हो गया हमारा धातकी खंड द्वीप। उसके बाद में फिर आ गया हमारा ये कौन सा समुद्र है, ये है कालोदधी समुद्र। और उसके बाद फिर हमारा ये आ गया है पुष्करवर द्वीप। तो आपको पुष्करवर द्वीप समझ में आ गया। देखो सबसे पहले ये ढाई द्वीप की संरचना है। इसमें जम्बू द्वीप जो है, जम्बू द्वीप में 6 पर्वत है और 7 क्षेत्र हैं। देखना कैसे। सबसे पहले एक पर्वत हिमवन नाम का, फिर महाहिमवन नाम का, फिर निषद नाम का, उसके बाद में फिर
नील नाम का उसके बाद में ये नील नाम का पर्वत, उसके बाद में रुक्मी नाम का पर्वत, उसके बाद में शिखरी नाम का पर्वत। कुल मिलाकर के 6 पर्वत हो गए। तो सबसे पहला जो एरिया है, यहाँ नक्शे में आप देखिएगा, ये जो वाला एरिया है नीचे वाला, मैं इसको ब्लू कलर से करता हूँ या ग्रीन से करता हूँ, जिससे आपको अब अच्छे से दिखाई देगा। देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये है हमारा भरत क्षेत्र। तो ये जो भरत क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस भरत क्षेत्र में और इस विदेह क्षेत्र में, ठीक है, और विदेह क्षेत्र के अलावा ये जो ऐरावत क्षेत्र है, इन 3 क्षेत्रों में तो हो जाएगी हमारी कर्म भूमि। उसके बाद में बचा हुआ हिस्सा कौन सा है? भरत क्षेत्र के बाद आता है हेमवत और हरि। ये 2 क्षेत्र हैं, हेमवत और हरि। उसके बाद में यहाँ है रम्यक और हैरण्यवत। ये 2 क्षेत्र हैं यहाँ। देखो रम्यक और हैरण्यवत और यहाँ हेमवत और हरि, ये 4 क्षेत्र हो गए जो कि भोग भूमियां हैं। ठीक है, यहाँ इनके बाद में विदेह क्षेत्र में बीचों बीच जो जम्बू द्वीप है, यहाँ 4 गजदंत पर्वत निकले हुए हैं, जिनके कारण से एक क्षेत्र बन जाता है। 4 गजदंत पर्वतों के कारण से क्षेत्र जो बना है, उसमें से पहला जो ऊपर वाला क्षेत्र है, इसको कहेंगे उत्तर कुरु, क्योंकि ये उत्तर दिशा में है। नीचे वाले को कहेंगे देवकुरु। तो जो उत्तर कुरु है और देवकुरु है, इनमें भी भोग भूमियां हैं। तो कुल मिलाकर के हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि यहाँ पर जम्बू द्वीप में कितनी भोग भूमियां हैं, गिनेंगे। ये ग्रीन ग्रीन जो एरिया आप देख रहे हैं, हेमवत और हरि, हेमवत और हरि ये 2। उसके बाद में रम्यक और हैरण्यवत 2 और 2 हो गए 4 और इसमें देवकुरु और उत्तर कुरु को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के हमारे पास काउंटिंग आ जाती है 6। तो यहाँ पर भोग भूमि कितनी है? जम्बू द्वीप में भोग भूमियां हैं 6। इसको आप याद रखिएगा। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो कुछ भी जम्बू द्वीप में है, उसका दुगना दुगना तो है हमारा धातकी खंड में। कैसे है वो भी आपको बता देता हूं। जैसे ये देखो, यहाँ पर 2 भरत क्षेत्र बनेंगे, दो भरत क्षेत्र होंगे और 2 सारे क्षेत्र होंगे। मतलब ये कि यहाँ पर आप अभी देखेंगे कि इसमें कुल मिलाकर के 14 क्षेत्र बन जाएंगे। ये देखिएगा, ये मैंने पूरी संरचना बना दी है। ये लीजिएगा, तो कुल मिलाकर के हमने जो गणना करी है उसके हिसाब से यहां से हम गिनते हैं। देखो सबसे पहले ये वाला जो भरत क्षेत्र है, इसको मैं ब्लू कलर से कर देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर कर्म भूमियां कितनी है। देखो ये तो एक तो ये हो गई एक, दूसरा विदेह क्षेत्र, और तीसरी हो गई यहाँ पर ये ऐरावत क्षेत्र। उसके साथ में ऐसे ही इस तरफ चलेंगे, पश्चिम की तरफ 1 ऐरावत क्षेत्र, 2 भरत क्षेत्र विदेह क्षेत्र, और 3 हो गया हमारा भरत क्षेत्र। तो कुल मिलाकर के हमें क्या पता चला? पता चला कि यहाँ पर 3 और 3 6 तो हैं कर्म भूमियां, 6 कर्म भूमियां हैं। अब भोग भूमियां और गिन लेते हैं। तो देखो एक विदेह क्षेत्र में, एक विदेह जो क्षेत्र है, उस एक विदेह क्षेत्र में गजदंत होते हैं 2, मतलब 4 गजदंत हैं तो 2 क्षेत्र बन जाते हैं, 2 कुरु बन जाते हैं।
देवकुरु और उत्तर कुरु। तो देवकुरु और उत्तर कुरु के बन जाने से यहां पर हम देख पाते हैं कि यहाँ अब कितने क्षेत्र बन जाते हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 जो संख्या पहले से लिखी है इसको नहीं गिनेंगे हम, भोग भूमि की संख्या ये जो पर्पल कलर का पेन है इससे लिखते हैं हम। देखो सबसे पहला 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में ये जो ये आप देख रहे हैं ना, ये 3 नंबर का है, नीचे वाला कुरु है देवकुरु, ऊपर वाला उत्तर कुरु है, ये 4 नंबर पर आ जाएगा। फिर 5 नंबर ये वाला क्षेत्र और 6 नंबर ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरफ 6 हमारे पास भोग भूमियां निकल करके आ गई। अब यहां गिनेंगे तो 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6। तो कुल मिलाकर के 6 हैं हमारे पास में भोग भूमियां, इस तरफ 6 हैं इस तरफ। तो धात की खंड में कुल कितनी भोग भूमियां हो जाएंगी? धात की खंड में भोग भूमियां हो जाएंगी 12 है, 6 और 6 12। तो देखो हमने ये पर्पल पेन से यहाँ पर साइड में लिख दिया है कि यहाँ पर कितनी भोग भूमियां हैं, 12। ऐसे ही जब जो कुछ भी धात की खंड में है उतना उतना ही हमारे पुष्करार्ध में है। तो जब हम पुष्करार्ध को गिनेंगे या पुष्करार्ध के बारे में जानेंगे तो उतनी ही संख्या में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को बताने के लिए हम यहाँ पर आपको ये ड्रॉ करके बता देते हैं पूरा चित्र में। जब इतना चित्र हमने बनाया ही है तो थोड़ा और सही, जिससे कहीं से भी कोई समस्या ना रहे, अच्छे से समझ में सब लोगों को आ जाए। तो ये हमने यहाँ पर ये 6 पर्वत इस तरफ बना लिए हैं और 6 इस तरफ बन जाएंगे। कुल मिलाकर के 12 पर्वत होंगे। एक तरफ हमारे 7 क्षेत्र बनेंगे और दूसरी तरफ 7 क्षेत्र बनेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर क्षेत्रों की संख्या हो जाएगी कितनी? क्षेत्रों की संख्या हो जाएगी 14, 14। तो देखिएगा हमने यहाँ पर कुल मिलाकर के ये 7 और 7 14 क्षेत्र बना लिए हैं। अब इसमें से हम पहले तो ब्लू कलर से यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कितनी कर्म भूमियां हैं। देखो 1 और उसके बाद में विदेश क्षेत्र में 2, उसके बाद यहाँ ऐरावत क्षेत्र में 3, ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में 1 इस तरफ पश्चिम में, विदेश क्षेत्र में ये हो गई 2 और ऐसे ही भरत क्षेत्र में 3। तो 3 और 3 6 हो जाती हैं हमारी क्या कर्म भूमियां। ये किसमें है? पुष्करार्ध द्वीप में। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है नाम। पुष्करार्ध द्वीप में हमारे कितनी है? 6 कर्म भूमियां। अब भोग भूमियों की संख्या गिन लेते हैं। पर्पल कलर से इसको हम गिनेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर देवकुरु और उत्तर कुरु बन जाएंगे। तो देवकुरु और उत्तर कुरु बनने के बाद में थोड़ा सा डिजाइन ठीक नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझ जाइएगा। ठीक है, देवकुरु और उत्तर कुरु बन जाएंगे तो अब हम इनको गिनेंगे। 1 हेमवत, फिर हरि हेमवत और हरि क्षेत्र। उसके बाद में 3 नंबर हो जाएगा हमारा उत्तर कुरु, 4 नंबर सॉरी देवकुरु और 4 नंबर उत्तर कुरु। उसके बाद में फिर आएगा 5 नंबर रम्यक क्षेत्र और 6 नंबर आएगा हैरण्यवत क्षेत्र। ऐसे ही यहाँ पर 1 नंबर हैरण्यवत, 2 नंबर गिनेंगे रम्यक, 3 नंबर हमारा आएगा
उत्तर कुरु। 4 नंबर हमारा आएगा देवकुरु। 5 नंबर हमारा आएगा हरि क्षेत्र। 6 नंबर आएगा हेमवत क्षेत्र। कुल मिलाकर के ये 6 इस तरफ और 6 इस तरफ, कुल मिलाकर के 12 हमारे पास में ये भूमियों की संख्या हो गई। इनका टोटल जब हम एक बार करेंगे 12 और 12 24, 24 और 6 30, तो कुल मिलाकर के उत्तर हमारे पास आएगा कि पूरे अढ़ाई द्वीप में, जो पूरा अढ़ाई द्वीप हम देख रहे हैं, इस पूरे अढ़ाई द्वीप में 30 तो हैं भोग भूमियां और 15 हैं कर्म भूमियां। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ हम मिटा देते हैं, पूरा चित्र मिटा देते हैं। और अब फिर से चलते हैं ग्रंथ की तरफ, और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ग्रंथ को आप लोगों के लिए। ये लीजिएगा। तो देखिएगा, कर्म भूमियों की संख्या तो हमने पढ़ ली थी कल भी, आज फिर भोग भूमियों की संख्या भी पढ़ ली है। भोग भूमि के बाद में मनुष्यों की आयु कितनी है, तो उसके बारे में वो कहते हैं सूत्र नंबर 38वां। आइए हम इसको पढ़ते हैं। निरिस्थिति नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। नृस्थिति परावरे निरुस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। सूत्र नंबर 38वां है। इसका अर्थ होता है कि नृस्थिति मतलब मनुष्यों की स्थिति, नृ मतलब नर, नर मतलब होता है मनुष्य, मनुष्यों की जो स्थिति मतलब आयु है, पर माने उत्कृष्ट और अवर माने होती है जघन्य। ध्यान से समझना इसको। कहते हैं मनुष्यों की स्थिति मतलब आयु, मनुष्यों की आयु, निरस्थिति मतलब मनुष्यों की आयु, पर मतलब उत्कृष्ट, और अवर माने होती है अनुत्कृष्ट मतलब जघन्य। तो उत्कृष्ट कितनी है, तो कहते हैं त्रिपल्य, मतलब 3 पल्य की आयु। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, 3 पल्य। और फिर कहते हैं अवरे, अवरे मतलब जघन्य, जघन्य आयु कितनी है, तो कहते हैं अंतर्मुहूर्ते, मतलब कि मनुष्यों की जो जघन्य आयु है वो है अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट आयु है कितनी, उत्कृष्ट आयु है 3 पल्य। तो 3 पल्य की किसकी होती है आयु, याद करो, 3 पल्य की आयु होती है उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों की। उत्तम भोग भूमि के मनुष्य जो होते हैं वो देवकुरु और उत्तर कुरु में पाए जाते हैं, और ये जो रहते हैं उनकी विशेषता होती है कि जो 3 पल्ली की आयु वाले होते हैं, 3 कोष का शरीर होता है, 3 दिन में एक छोटा सा हरड़, जो आपने देखा होगा हरड़ जो होती है ना बिल्कुल छोटी सी मामूली, उसके समान आहार मात्र करते हैं। बहुत अधिक सुख सुविधाएं इनको मिलती हैं, बहुत सुख सुविधाओं और भोगों को ये भोगते हैं आजीवन। और फिर इसके बाद में बतलाया है कि ये जो मनुष्य होते हैं ये, इनकी आयु 3 पल्ले की, मतलब सबसे उत्कृष्ट आयु है मनुष्यों में, इनके बराबर आयु किसी की भी नहीं है। पल्ले का मैंने आपको पहले भी बताया था कि पल्ले का विभाजन कैसे करते हैं, पल्ले को कैसे जानते हैं। पल्ले के बारे में देखो, यहां भी लिखा हुआ है, लिखा है कि पल्य कहते हैं गड्ढे को। इसमें 3 भेद होते हैं, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, अद्धा पल्य। 1 योजन चौड़ा, लंबा और गहरा गोल गड्ढा खोदने पर 7 दिन तक जन्मे जो भेड़ है उसके बाल के आगे आगे के जो हिस्से होते हैं बाल के, उसको कैंची से इतना बारीक काट लो कि फिर बाद में नहीं काट सके। फिर उन बालों के टुकड़ों से गड्ढे को खूब ठोक ठोक करके भर दो। अब इसको हम कहेंगे व्यवहार पल्य। अब व्यवहार पल्य के रोम में से 100 साल बाद एक रोम निकालो, जब जितने समय में वो रोमों से खाली हो जाएगा वो गड्ढा, उसको कहेंगे व्यवहार पल्योपम। ठीक है। अब व्यवहार पल्योपम के रोमों में से
अब जो व्यवहार पल्योपम है, उस व्यवहार पल्य के रोम के इतने टुकड़े करो जितने असंख्यात करोड़ वर्षों के होते हैं। फिर उन रोमों के 1 योजन लंबे चौड़े और 1 योजन गहरे गड्ढे को भर दो। मतलब उससे भी असंख्यात गुना है, वो जो व्यवहार पल्य है उससे असंख्यात गुना है उद्धार पल्य। और उसके बाद फिर उसमें से जितना हम एक एक रोम निकालने पर जितने काल में वो गड्ढा रोमों से खाली हो जाएगा उसको कहेंगे उद्धार पल्योपम। और उद्धार पल्योपम के रोमों में से फिर उनके पुनः इतने टुकड़े करो जितने 100 साल के समयों के होते हैं। मतलब फिर से असंख्यात टुकड़े कर लो और फिर उसके बाद में फिर उस गड्ढे को भर दो और फिर भरने के बाद में उसको हम कहेंगे अद्धापल्य। और फिर उसमें से एक एक रोम निकालो और जितने समय में गड्ढा खाली हो जाएगा उसको अध्यापल्योपम कहते हैं। तो इसलिए बहुत, इसको हम गिन नहीं सकते, बस ये जान सकते हैं कि ये पल्योपम का मतलब है कि असंख्यात वर्षों का समय। ठीक है, तो अध्यापल्य के द्वारा नारकी और त्रियंचों की, देव मनुष्यों की आयु गिनी जाती है, इसी से इसको अध्यापल्य कहते हैं। और अद्धा का नाम ही है काल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धापल्य का, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धापल्य का एक अद्धा सागर होता है और 10 अद्धा सागर का एक अवसर्पणी या उत्सर्पणी काल होता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर इसमें आपको दी हुई है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मनुष्य की 3 पल्योपम की जो आयु है वो बहुत अधिक वर्षों की आयु है, बहुत लंबी आयु है। अच्छा, अब अगर इनकी आयु इतनी है तो त्रियंचों की आयु कितनी है उसके बारे में सूत्र नंबर 39 में बतलाया है। ये अंतिम सूत्र है, सूत्र नंबर 39 39। इसमें कहा है कि त्रियंचों की स्थिति कितनी है, त्रियंचों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कितनी है उसके बारे में सूत्र नंबर 39 में कहा है। त्रियग योनि जानाम च, त्रियग योनि जानाम च, त्रियग योनि में जो उत्पन्न जो जीव हैं, मतलब जो जीव त्रियंच हैं, ऐसे उन त्रियंच जीव